समंदर की ऊंची ऊंची विकराल लहरें, जल प्रलय से तबाह हुए घर, पानी की ऐसी विभीषिका कि जो जद में आया तबाह हो गया। समुद्र की लहरों का ऐसा तांडव देखकर रूह कांप जाए। सुनामी, जी हां, नाम लेते ही तबाही, बर्बादी और खौफ का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में सुनामी भूकंप के बाद तबाही का दूसरा सबसे बड़ा नाम है। समुद्र तटीय इलाके सुनामी के खौफ के साए में रहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। इस त्रासदी ने ऐसा खौफ पैदा किया कि सुनामी का नाम सुनते ही आज भी लोगों में दहशत फैल जाती है। भारत में भी करीब 1.5 दशक पहले सुनामी शब्द हर घर में समझा जाने लगा। दिसंबर 2004 में भूकंप के कारण समंदर में उठी ऊंची ऊंची तूफानी लहरों की चपेट में आकर दक्षिण भारत में महज कुछ ही मिनटों के भीतर हजारों लोग तबाह हो गए। सुनामी तटीय इलाकों के लिए गंभीर खतरा है और कई देशों में विनाश का कारण बनता है। सुनामी बड़ी लहरें हैं जो समंदर के किनारों पर उत्पन्न होती हैं और मुख्य रूप से भूस्खलन या भूकंप से संबंधित होती हैं। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हीं खतरनाक लहरों को सुनामी कहते हैं। समुद्री लहरें जो उठती हैं तो खास तौर से सी शोर्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, प्रॉपर्टीज को डैमेज करती हैं, वेसल्स जो समुद्र किनारे खड़े रहते हैं उनको डैमेज करती हैं और आसपास जो भी बस्ती होती है, जो भी क्रॉप होती है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी इंडस्ट्री होती है, जो भी नेवल शिपयार्ड्स और दूसरे जो उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जान माल का बहुत हैवी नुकसान होता है। दरअसल सुनामी शब्द जापानी भाषा के दो शब्द सू और नामी से बना है। सू का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग या लहरें। वैज्ञानिक सुनामी को भूकंपी समुद्री तरंगों का नाम देते हैं। विज्ञान की भाषा में सुनामी समुद्र में संचरित होने वाली ऐसी तरंगों की एक श्रृंखला है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। सुनामी तरंगों की वेवलेंथ लगभग 500 किलोमीटर और इसकी अवधि 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक हो सकती है। Tsunami waves are they can travel very fast in the open oceans. They are known to travel at the speed of a jet, about 800 kilometers per hour in the deep oceans. But then as tsunami waves reach the coastal areas, they actually reduce in speed once they start feeling the bottom, and then they actually increase in height. So they at the coastal areas they increase to heights of few tens of meters, and they slow down to speeds of about tens of kilometers, and then once they fall on the shore, they can cause huge inundation of the coastal areas, and this can cause destruction of properties and deaths. सुनामी लहरों के बनने की कई वजह हो सकती हैं। आमतौर पर सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है, जिससे समुद्र की लहरों में तेज तरंगें पैदा होती हैं और सुनामी आ जाती है। इसके अलावा समुद्र के किनारे या समुद्र तल पर जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने या अंतरिक्ष से किसी बड़ी उल्का के समुद्री क्षेत्र में गिरने से भी सुनामी आने का खतरा होता है। इसके अलावा
कभी-कभी बहुत बड़े चक्रवात से भी सुनामी आ सकती है। Tsunamis are basically gravity waves that are caused by large disturbances of water in the oceans. Now, these disturbances can be caused due to large undersea earthquakes. These large undersea earthquakes are the most, about 80 to 85% of tsunamis are caused due to large undersea earthquakes. But there are also other reasons that cause tsunamis, like volcanic eruptions, submarine volcanic eruptions. So they can cause flank collapse that falls into the sea and then could trigger tsunamis. Then tsunamis also could be caused by submarine landslides, which could trigger tsunamis. दरअसल धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की परतों की तरह आपस में जुड़ी हुई है, या यूं कहें कि एक अंडे की तरह जिसमें दरारें हों। ऊपरी सतह से लेकर अंदरूनी सतह तक पृथ्वी भी कई परतों में बनी हुई है। पृथ्वी की बाहरी सतह कई कठोर खंडों में विभाजित है, जो कई लाख सालों में पूरी सतह से विस्थापित होती है। पृथ्वी की आंतरिक सतह मोटी परत से बनी है। बाहरी सतह के जो विवर्तनिक प्लेट हैं, वो बहुत धीरे-धीरे गतिमान हैं। ये प्लेट आपस में टकराती भी हैं और एक दूसरे से अलग भी होती हैं। ऐसी स्थिति में घर्षण के कारण तेज हलचल होती है, जिससे अपार शक्ति निकलती है, जो भूकंप के रूप में तबाही मचाती है। और अगर यह हलचल समुद्र क्षेत्र में या उसके आसपास हुई, तो कई बार सुनामी का रूप ले लेती है। सुनामी तरंगे पानी की दीवार की तरह तट से टकराती हैं और बहुत तेजी से बाढ़ या ज्वार की तरह आगे बढ़ती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। अगर समुद्र में कोई भी हलचल होती है, कोई भी किसी प्रकार का साइक्लोनिक इफेक्ट आता है, या कोई भी पृथ्वी के नीचे हलचल होती है, या कोई पृथ्वी के नीचे कोई विस्फोट होता है, या कोई भी इस प्रकार का कोई जर्क होता है, तब उसमें ये सुनामी का खतरा बढ़ जाता है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 18 फीट तक की लहरें आती हैं और करीब 140 से लेके 250 मील प्रति घंटे की स्पीड से आती है। तो आप सोच सकते हैं इतनी तेज स्पीड से जो आएगा, साइक्लोनिक वेव आएगी, तो उससे कितनी भारी तबाही होगी। सुनामी की लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। आपदा जोखिम में कमी पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का आकलन बताता है कि सुनामी की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन ये जानलेवा होती हैं। बीते 100 सालों में सुनामी की 58 घटनाओं में 2,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यानी हर आपदा में औसतन 4,600 लोगों की मौत हुई है। 26 दिसंबर 2004, ये तारीख तो इतिहास के पन्नों में सबसे दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज है। सुनामी के रूप में इस दिन दुनिया ने प्रकृति का ऐसा तांडव देखा जिसे सुनकर आज भी लोग कांप उठते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप के चलते हिंद महासागर में सुनामी की लहरें उठी थी। इन लहरों ने भारत समेत इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, सेशल्स, सोमालिया, तंजानिया और केन्या में जमकर तबाही मचाई थी और करीब 2,30,000 लोगों को अपनी जान इस सुनामी में गंवानी पड़ी थी। One of the major tsunamis that in the known history to have caused the maximum number of fatalities is the December 26, 2004 Boxing Day tsunami.
Now, this tsunami was triggered due to a large earthquake of about 9.1 magnitude off the western coast of northern Sumatra. This earthquake triggered huge tsunami waves that impacted the whole Indian Ocean region. About 14 countries in the Indian Ocean got impacted due to this tsunami, which killed about 230,000 people. सुनामी लहरों का तांडव इतना भयानक था कि समुद्र तट पर रहने वाले लोग जान बचाने के लिए दूर भागे, लेकिन बच न सके। समुद्र के अंदर आए इस विनाशकारी भूकंप के चलते इंडोनेशिया और थाईलैंड में समंदर की लहरें 100 फीट तक ऊंची उठीं, जिससे कई शहर तबाह हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान इंडोनेशिया के वादा अंक में हुआ था, जहां इस आपदा में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली गई। श्रीलंका में लगभग 35,000 जबकि थाईलैंड में 5,000 लोगों की मौत हुई। इस हादसे ने लाखों की तादाद में न सिर्फ लोगों को मौत की नींद सुला दिया, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया। सुनामी के कारण करीब 4,80,000 घर तबाह हो गए और 18 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 2004 में आई सुनामी ने भारत के दक्षिणी राज्यों में भी जबरदस्त तबाही मचाई थी। भारत में करीब 11,000 लोगों की मौत हुई और करीब 6,000 लोग लापता हो गए। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस सुनामी ने भयानक तबाही मचाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ द्वीपों के निचले क्षेत्र तो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए और कुछ द्वीपों में 1 मीटर तक पानी भर गया। कई द्वीप समुद्र तटों के काफी करीब आ गए। 2004 में आई सुनामी के कई दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। इसके चलते कई जगहों की भू आकृति बदल गई, जैव संपदा को काफी नुकसान हुआ और भारी मात्रा में तटों से अवसाद और अन्य सामान सागर की खाड़ियों में जमा हो गए। इससे समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पतियों को खासा नुकसान पहुंचा। प्रशांत महासागर में सुनामी का आना आम बात है। इसकी वजह से जापान को बार बार समुद्री तूफान से दो चार होना पड़ता है। जबकि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में ये प्रशांत महासागर की तुलना में कम आते हैं। 2004 के पहले और बाद में भी सुनामी ने तबाही मचाई है। 15 जून 1896 को जापान के सान रिकू तट पर आए सुनामी लहरों में करीब 22,000 लोग मारे गए थे। 17 अगस्त 1976 को फिलीपींस में 7.9 तीव्रता के भूकंप के बाद आई सुनामी में करीब 8,000 लोगों की मौत हो गई। 17 जुलाई 1998 को न्यू पापुआ गिनी के उत्तर पश्चिमी तट पर समुद्र के अंदर आए भूकंप से बनी लहरों ने भारी तबाही मचाई थी। इस आपदा में 2,200 लोगों की मौत हुई थी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में फरवरी 2010 में आए सुनामी ने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। 11 मार्च 2011 को जापान के तोहोकू स्थित प्रशांत तट के पास समुद्र में रिक्टर पैमाने पर 9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था, जिससे पैदा हुई सुनामी ने भयंकर तबाही मचाई थी। उस त्रासदी में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया में दिसंबर 2018 को आई सुनामी में करीब 400 लोग मारे गए थे। अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह सुनामी के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में इसका जोखिम अधिक होता है। बचाव के उपायों का फायदा लेने के लिए सुनामी के प्राकृतिक चेतावनी के लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है। चूंकि जोरदार भूकंप के कारण सुनामी पैदा हो सकती है, इसलिए आपको पृथ्वी पर महसूस होते गंभीर झटकों को समझना होगा। सुनामी समुद्र के स्तर में तेजी से गिरावट के कारण भी पैदा हो सकती है। सुनामी एक विमान या ट्रेन की तरह गर्जन ध्वनि बनाती है।
अगर इन लक्षणों में से किसी एक को देखते हैं तो जगह छोड़ने के आदेशों का पालन करने में देरी नहीं करनी चाहिए और तटीय क्षेत्रों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जानवरों को आने वाली सुनामी का आभास हो जाता है और सुनामी के तट पर पहुंचने से पहले जानवर ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं। पहली बार जानवरों के इस व्यवहार को यूरोप में लिस्बन भूकंप के कारण पैदा हुई सुनामी के समय रिकॉर्ड किया गया था। कई शोधकर्ता जानवरों की सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदा को पहले से भांपने की क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं ताकि जानवरों की असाधारण क्षमता का फायदा उठाकर प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। 5 नवंबर 1854 को उच्च तीव्रता के भूकंप के बाद जापान में एक ग्रामीण ने सुनामी के लिए अग्रिम चेतावनी जारी की। सुनामी की अग्रिम चेतावनी का यह पहला दस्तावेज है। There is a story which originates in Japan, which is called Inamura no Hi, which means burning of rice sheaves. This is after a large earthquake in Japan in 1854. A farmer identified that there was a withdrawal of water from the coastal areas, and then he realized there might be a threat of impending tsunami to his village. So he wanted to warn the villagers to evacuate and move to high ground, move to safe places. So the only way he could think of was actually to put his valuable harvest, the rice sheaves, on fire, so that the villagers could notice this fire and then move out from the vulnerable areas of the village and go towards this high ground where they actually could see this rice burning. So this is actually the real story which happened. दरअसल दिसंबर 2004 से पहले तक मौजूदा पीढ़ी की स्मृति में सुनामी शब्द बहुत जाना पहचाना नहीं था, लेकिन उसके बाद से सभी ये समझ चुके हैं कि सुनामी धरती पर सबसे ज्यादा तबाही लाने में सक्षम प्राकृतिक ताकतों में से एक है। इससे सीख लेते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत ने सबसे पहले अपने हैदराबाद स्थित अत्याधुनिक केंद्र के जरिए दिन रात सुनामी की अग्रिम चेतावनी देने का काम शुरू किया, जो अभी भी जारी है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर सुनामी का खतरा आम तौर पर मंडराता रहता है। 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने इसकी अग्रिम चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने का फैसला किया। इसे सक्रिय रूप से काम करने में 3 साल का वक्त लगा और निर्माण में $2 करोड़ की लागत आई। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र 2007 से काम कर रहा है, जो ये सुनिश्चित करता है कि समय रहते सुनामी की चेतावनी जारी की जा सके और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा सके। After December 26, 2004, a tsunami warning system was established within the country. The system works with different sensor networks that are installed on the land, in the oceans, that detect earthquakes. The seismic sensor network that has been established by the India Meteorological Department that provides information on real-time tsunamis that are occurring anywhere in the Indian Ocean region, or for that matter anywhere in the globe. And we can detect these tsunamis in near real time within 5 to 10 minutes of earthquake happening. These sea level sensors, seismic sensors, are used to detect an earthquake and confirm a tsunami. And INCOIS also runs huge models, numerical models, tsunami models that can assess the impact of tsunami at the coast. खास बात यह है कि भारतीय चेतावनी प्रणाली ने कभी भी गलत चेतावनी जारी नहीं की है।
अब ये हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के जरिए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी वॉच प्रोवाइडर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। ये केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले और सुनामी पैदा कर सकने में सक्षम भूकंपों का 10 मिनट के भीतर पता लगाने में सक्षम है और संबद्ध अधिकारियों को इसकी चेतावनी 20 मिनट में जारी कर देता है। यहाँ के वैज्ञानिक चेतावनी तब तक जारी नहीं करते हैं जब तक कि गहरे महासागर में लगे सेंसर दबाव में वास्तविक परिवर्तन का पता नहीं लगा लेते। Depending upon where an earthquake is happening, if it is very close to the coastal areas, the tsunamis can arrive within 15 to 20 minutes. Like for example, Andaman Nicobar subduction zone, Sumatra subduction zone. If an earthquake is triggered near the Andaman Nicobar Islands, tsunamis can arrive within 10 to 20 minutes. Whereas for the mainland, they take about 2 to 3 hours. So, considering that this time that we have for responding to a tsunami is very less, we need to be very quick. The warning center has to be very quick in assessing the earthquakes, very quick in confirming a tsunami, and then very quick in providing warnings. So, this end-to-end thing is what INCOIS does to provide tsunami warnings. Now, considering that the warning time is ranges between few tens of minutes to a few hours, public needs to be really ready to receive these warnings, to understand the warnings, and then act appropriately to save their lives. सुनामी की चेतावनी जारी होने के बाद भी लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकारों को और प्रयास करने होंगे। अगर मालूम भी हो कि 1 घंटे में किसी जगह पर सुनामी आ सकती है, तो लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना आसान नहीं है। भारत में ये काम आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां संभालती हैं, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDM होती है। ये जिला कलेक्टर के अधीन काम करती है। दूसरे स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। राज्य के मुख्यमंत्री इसके मुखिया होते हैं। तीसरे स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं। ये सभी एजेंसियां समय समय पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करती हैं। साथ ही प्राकृतिक त्रासदी की सूरत में हालात से निपटने के लिए रोड मैप भी तैयार करती हैं। भारत में किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF का गठन भी किया गया है। किसी भी बड़ी त्रासदी की सूरत में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद ली जाती है। NDRF में बता सकता हूं, हमने कोस्टल एरिया में और ऐसे एरिया जहां पर सुनामी की से खतरा होता है या जो इफेक्टेड ज्यादा होते हैं, तो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, 3 जोनों में हमने बांटा हुआ है। तो खास तौर से जो रेड जोन, ऑरेंज जोन के जो बाशिंदे हैं, जो पब्लिक है, उसको हम लोग जो है का पूरा तरीके से हम उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब सैटेलाइट से पता लग गया कि इतना तेज तूफान आने वाला है, इतना तेज जर्क आने वाला है, तो हम पहले से तैयार हो जाते हैं और वहां से पब्लिक को, खास तौर से जानवरों को, पब्लिक को वहां से हम दूर सेफ जगह में पहुंचा देते हैं, और ताकि है ना पब्लिक का जान का नुकसान ज्यादा ना हो। हालांकि अक्सर प्रकृति के सामने इंसानी तैयारियां बौनी साबित हो जाती हैं। कई बार राहत पहुंचाने में देरी और समुचित सहायता नहीं पहुंचने जैसी शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसी खामियों से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर भी पुख्ता इंतजाम होने जरूरी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा अपनी सीमाओं को नहीं जानते, इसीलिए सुनामी की रोकथाम के प्रयासों में समन्वय बढ़ाने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत है।